नहीं वो पार्टिसिपेंट को आप अलाउ रहने दें, तो नाम बोलता हूँ जी। बस इधर से कर दें जी। ठीक है, ये मेरे पास कर दिया। नहीं नहीं, वीडियो नहीं ऑन करना। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक माइक की? एक दो लोग बताएं। अब्दुल बासित, अहमद रजा, आवाज आ रही है? ठीक है, फाइन, आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज कर देता हूँ कि क्या हमने किया था या क्या करने लगे हैं, तो देन फिर अगर आपके कोई प्रॉब्लम होंगे तो देन आप मुझसे पूछ सकेंगे प्रॉब्लम्स को। ये प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, तो आप फिर अपने प्रॉब्लम से मुझसे पूछ सकेंगे। एक्चुअली हमने रेशो का चैप्टर स्टार्ट किया। जब रेशो का चैप्टर पढ़े थे तो रेशो क्या चीज है? रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज in the form of how much one is larger or bigger than the other one। तो इस फॉर्म में हमने उनका कंपैरिजन जो है वो आपस में स्टार्ट किया। अब उसके रेलेवेंट एक प्रॉब्लम ये है कि कोई बिजनेस है, उसमें कंट्रीब्यूटिंग बाय द 3 पार्टनर्स, और उनको एक प्रॉफिट अर्न हुआ है दैट इज 1025 का, एंड द प्रॉब्लम इज दैट टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द 3 पार्टनर्स इन द शेयर रेशियो 4/3, यानी कि ये डेसिमल्स में है। 7/6, 11/12, ये डेसिमल्स में है। उधर तो था ना 135 ऐसे करके। अब ये 4/3 अगर आप सॉल्व करेंगे 4/3 को, तो ये 0.98 समथिंग लाइक दैट आ जाएगा। तो कहता है जी कि इसको अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो शेयर रेशो की, तो इसका क्या वे है? अच्छा, इसका अगर डेसिमल्स में आ जाए, रेशो डेसिमल्स में आ जाए, वो मेरे को कल से कह रही है, उसने सिर्फ एक के 3 मैंने पेपर देना ला का। तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और ऐसा शेयर रेशो जिसमें वो डेसिमल्स में आंसर आ जाए, शेयर रेशो के डेसिमल्स में आंसर आ जाए, तो देन फिर हम किस तरह से ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर ये डेसिमल्स में आंसर आते हैं, दिस इज द डिनोमिनेटर, तो आपने पहला जो काम करना है वो ये करना है कि इन सब के डिनोमिनेटर आपने जो है वो सेम कर, लाइक दिस, इनके डिनोमिनेटर आपने सेम कर, 6, 3, 6 और 12, तो सारे डिनोमिनेटर सेम। अब इजी है, आप 3 को भी 12 बना सकते हैं, 6 को भी 12 बना सकते हैं। अब फर्ज करें 4/3 है और आप चाहते हैं कि 3 भी 12 बन जाए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो आप इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 16/12 एक्चुअली 4/3 ही है, लेकिन हुआ इससे क्या है कि डिनोमिनेटर जो 3 था वो भी आपने एज इट इज 12 जो है वो बन गया। इसी तरह से आप 6 को भी 12 बना सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो 14/12 है एक्चुअली वो 7/6 ही है, और 11/12 तो ऑलरेडी है। अच्छा, इसका एक आप कहें जी कि ये कैसे आइडिया हो जाएगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें या क्या करें, तो सिंपल इज दैट आप इनका एलसीएम फाइंड कर लें। इनका एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो 12 आएगा, तो देन 3 का टेबल काउंट करें, 3 4s are 12, तो आइडिया हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 12। 6 2s are 12, आइडिया हो जाएगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2/12। और जब आप इस रेशो को, अब आप जो इस वक्त उसने आपको रेशो दी हुई थी उसकी बजाय अगर आप ये रेशो लिख लेते हैं, तो दैट्स वही लिखा हुआ है 16/12, एक्चुअली आपने 4/3 ही लिखा हुआ है,
14/12 एक्चुअली आपने 7/6 ही मेंशन किया हुआ है, एंड 11/12 तो एज इट इज 11/12 ही है। इसके बाद आपने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि अगर आप रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो डिस्टर्ब नहीं होती। फर्ज करें आपके पास 2-3 की रेशो है, ठीक है, आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें तो ये वही 2-3 की रेशो है। तो मल्टीप्लाई करने से रेशो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, रेशो रिमेन्स द सेम। अब आप प्रॉब्लम ये है कि जी आपने क्यों ऐसा क्यों किया, इसका डिनोमिनेटर 12 करने की क्यों कोशिश की है। तो इसका बेनिफिट एक्चुअली ये मैं ले रहा हूं कि अब क्या किया जाए। अगर मैं आपको ये कहूं कि तमाम जो तीनों की तीनों रेशो हैं, तीनों की तीनों रेशो को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी बताया कि रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो मेंटेन रहती है, रेशो डिस्टर्ब नहीं होती। तो जब आप इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर सबके कैंसिल हो जाएंगे। और अब हमारे पास जो एक्चुअली ऊपर वाली शेयर रेशो थी अब वो होल नंबर में आ गई 16, 14 एंड 11। तो एक्चुअली लिखा गया है ऊपर वाले रेशो में, ये चीज लिखी गई है, जो टेक्निकली ये चीज मेंशन की गई है कि अगर हमें इनको ऐड कर लें, इन तीनों रेशो को ऐड कर लें, लाइक अगर मैं आपको ये कहूं कि 1-2 की रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आप इनको ऐड कर लें, तो आप कहेंगे जी कि अगर 3 रुपए जो है वो 3 रुपए अगर आपको प्रॉफिट के तौर पर आएंगे तो 1 रुपया पहले पार्टनर को जाएगा और 2 रुपए दूसरे पार्टनर को, डबल। तो अब यहां पर ये मैसेज मिल रहा है आपको कि प्रॉफिट अगर 41 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उस 41 रुपए में आप 16 रुपए जो है वो फर्स्ट पार्टनर का शेयर बनता है, 14 रुपीज जो है वो दूसरे पार्टनर का शेयर बनेगा और 11 रुपीज जो है वो तीसरे पार्टनर का शेयर बनेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वाली जो रेशो शुरू में उसने हमें कही थी कि इस रेशो के मुताबिक आपने उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप कहें जी हम बिल्कुल इस रेशो के अकॉर्डिंगली ही उनको पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक्शन या ये प्रोसीजर कब हमने अडॉप्ट करना है, अगर हमें रेशो जो दी जा रही है, ये 3 नंबर्स की रेशो है ना, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, तो 3 पार्टनर की रेशो है, लेकिन रेशो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, डेसिमल्स में आ रही है। तो इसका वे है कि पहले आप डिनोमिनेटर सेम करें एंड देन मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सबके एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास क्या चीज रह जाएगी, जस्ट और जस्ट जो है वो एलिमिनेट, जो आपका न्यूमिनेटर है वो रह जाएगा। और फिर इस न्यूमिनेटर को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे या किस तरह से इसको पढ़ेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे आप इनकी शेयर रेशो को अब ऐड कर दें। अब शेयर रेशो को जब आप ऐड करोगे तो इससे मुराद ये होगी कि अगर इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 41 तो आउट ऑफ दैट 41 16 रुपीस इज द शेयर ऑफ द फर्स्ट पार्टनर, 14 फॉर द सेकंड एंड द 11 फॉर द थर्ड, तो ऑल टुगेदर 41। अब आप कहेंगे कि पैसे तो 41 रुपीस नहीं है, आपने तो जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो तो 41 रुपए के अकॉर्डिंगली की है, पैसे तो हमारे पास 1025 हैं। तो सिंपल इज दैट, जब आप एक्चुअली किसी पार्ट ओवर होल करते हो, ये पार्ट ओवर होल है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आती है ये आती है आउट ऑफ 1। इकाई का कायदा पढ़ा होगा आप, यूनिटी मेथड, आउट ऑफ 1, पार्ट ओवर होल इज आउट ऑफ 1। आप पार्ट ओवर टोटल, टोटल 41 रुपए हैं, इसमें से 16 रुपए अगर फर्स्ट पार्टनर के हैं, तो जब आप 16/41 लिखते हो तो इससे मुराद होती है कि आपने लिख दिया है आउट ऑफ 1। जस्ट लाइक आपके मार्क्स हैं, 75 मार्क्स का पेपर है, आपके 60 मार्क्स आए हैं और मैं आपको कहूं कि इस पेपर को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में कितने परसेंट मार्क्स हैं तो आप क्या करते हो, 60/75। जब आप सिर्फ इतना लिखते हो और जो भी इसका आंसर लेंगे डेसिमल में आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि आपने आउट ऑफ, अगर 1 मार्क का पेपर होता तो कितने मार्क्स हमने गेट किए, ये वो डेसिमल का आंसर ये यही बताएगा। एंड देन मल्टीप्लाई विद, और जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आउट ऑफ 100। तो फिर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले आउट ऑफ 1 कैलकुलेट कर लें। तो इधर हमने कहा 41 रुपए का प्रॉफिट है, 16 रुपीस पहले पार्टनर को जाएंगे, इस
जब मैंने 16/41 किया है तो इससे मुराद ले रहा हूं कि अगर 1 रुपए का प्रॉफिट आता है तो पहले पार्टनर का उस 1 रुपए में से शेयर बनता है, वो 16/41 बनता है, जो भी डेसिमल में आंसर आ जाए। और जब आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली, तो वो उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर 1 रुपए में उसका शेयर ये बन गया और 1025 रुपए में उसका शेयर जो है वो 400 रुपए बनता है। तो इस हिसाब से अगर आपको 1025 का प्रॉफिट अगर अर्न हो और तीन पार्टनर्स में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर प्रॉफिट करना हो, तो पहले आप क्या करेंगे, उसका शेयर आउट ऑफ द टोटल रेशो, ये बन गया आउट ऑफ 1, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई, अगर 10 लाख होता तो मैंने 10 लाख से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर कैलकुलेट कर देना था। तो 400 जो है वो पहले पार्टनर का शेयर बनेगा, 350 रुपीज दूसरे पार्टनर का शेयर है, और तीसरे पार्टनर का शेयर इसी कैलकुलेशन के मुताबिक 275 रुपए जो है, इट इज द शेयर ऑफ द थर्ड पार्टनर। तो 1025 रुपए आपने तकसीम कर दिए इस रेशो के अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से 400, 350 और 275 रुपए जो है वो तीसरे पार्टनर का शेयर। ये एक्चुअली वो शेयर का रेशो का वो प्रॉब्लम है जिसमें आपको कहा जा रहा है जी क्यों बिजनेस में या किस तरह से आप लोग अप्लाई करते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आते हैं कि जी कोई पार्टनर थे, उन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ था, लेकिन हर एक ने पैसे जो लगाए थे कम ज्यादा थे, तो प्रॉफिट में भी तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले ये तो देख लें कि जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उनकी आपस में क्या क्या रेशो बनती है, क्या कंपैरिजन बनता है एक्चुअली। तो जो जितना किसी ने जितने टाइम समझ लें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, उतने टाइम्स ही उसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो ज्यादा आ जाएगा। तो आई थिंक सो कि आपको ये प्रॉब्लम्स क्लियर होगा। मैं आपसे देखिए, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन मैं आपको खुद कहा करूंगा कि अब करें, ताकि बीच में हम लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आप अपने क्वेश्चंस को ज़हन में रखा करें। मे बी जो आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अगला प्रॉब्लम करूं, मैं दोबारा से वही चीजें रिपीट आपको करूं, तो इट मे बी आपको वैसे ही क्लियर हो जाए। तो आप वेट किया करेंगे, और जब मैं आपको कहूंगा कि आप क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो देन आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है जी, एग्जाम्पल 8 और 9, ये दो प्रॉब्लम है, फिर मैं आपसे आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपसे लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अली बाबर एंड यासीन स्टार्ट बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 9,000, 6,000 and 3,000 for 1 year, 9 months and 7 months respectively। उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अली बाबर और यासीन तीन पार्टनर थे, और उन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। अब तीनों की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो है वो सेम नहीं है। अली ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए 9,000, बाबर के कम है 6,000, यासीन के उससे भी कम है 3,000। और जो अली था शायद उसने स्टार्ट किया बिजनेस 9,000 से, और उसके बिजनेस को 1 साल हो गया। तीन माह के बाद बिलाल भी उस बिजनेस में आ गया 6,000 लगा के, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट। और देन कुछ देर के बाद यासीन भी उनके साथ शामिल हो गया, पैसे भी उसके कम है 3,000, और बिजनेस में उसकी इन्वेस्टमेंट 7 माह पहले ही वो बिजनेस में आया। फाइंड द शेयर ऑफ ईच फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,375। वो लास्ट है ना, वो सिर्फ पर्सन लाइन है, दैट इज 3,375। ये उनका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो उनको अर्न हुआ है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपने जिस तरतीब से आप कह दें उनका बिजनेस में शेयर है, बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस में उनकी इन्वेस्टमेंट है, अब प्रॉफिट जो अर्न हुआ है आपने अब उसी तरतीब से उनको करना है। तो देन आइडिया तो होगा, हमें पता तो चले किसकी इन्वेस्टमेंट किससे कितनी ज्यादा है। अगर डबल है तो हम उसको प्रॉफिट भी डबल देंगे, 3 टाइम्स है तो प्रॉफिट भी 3 टाइम्स मिलेगा। अब चीज समझ आ रही है, ये तो फिर रेशो से ही पता चलेगा। अच्छा, फर्ज करें अली बाबर और यासीन जो है, अली बाबर और यासीन 9,000 अली की इन्वेस्टमेंट है इन बिजनेस, और बाबर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 इन बिजनेस, और यासीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,000 इन बिजनेस। फर्ज करें मैंने यही है ना, चेक कर लें। अब देखें कि जो मैं अगर रेशो में लिखना चाहूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 3,000 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, या पहले 0 0 0 आपस में कैंसिल कर ले, रेशो क्या आती है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया। अली को यासीन
अगर अगर यासीन को आप 1 रुपया देंगे बिजनेस में प्रॉफिट में से, तो अली को 3 रुपए और बाबर को 2, यानी कि ये 6 रुपयों का हिसाब समझ ले मैंने कर दिया कि अगर 6 रुपए का प्रॉफिट आ जाए, 6 रुपए का प्रॉफिट आए, तो 6 रुपए में से 3 आप रुपए अली को देंगे, 2 रुपए बाबर को देंगे, 1 यासीन को देंगे। जिस तरह से हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था 6। अब अली का जो शेयर है, शेयर ऑफ अली, आप कहेंगे 6 में से 3 रुपए, 3 आउट ऑफ 6, तो ये बन गया आउट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, 7, 5, तो उसका शेयर, अली का शेयर आ गया 3,375 रुपए में। बाबर का शेयर 2/6 आउट ऑफ 1, और ये बन गया आउट ऑफ 3,375, और इसी तरह से यासीन का शेयर। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनको प्रॉफिट में हिस्से दिए हैं, ठीक है, हमने उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही दिए हैं। यासीन की इन्वेस्टमेंट देन उसकी बाबर की डबल थी, तो देखें बाबर को यासीन से डबल मिल रहा है ना। अली की इन्वेस्टमेंट अगर यासीन से 3 टाइम्स थी, तो देखें नीचे भी हमने उसको 1 रुपया दिया, उसको 2 और उसको 3 दिए। लेकिन किस चीज की हमने केयर नहीं की, इसमें हमने ना टाइम की केयर नहीं की। अगर बाबर के पैसे, अली के पैसे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो 1 साल चली है, ठीक है ना, और उसके पैसे भी कम है बाबर, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उसकी आप नोट करें, उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। यासीन के पैसे भी कम और उसकी इन्वेस्टमेंट भी 7 मंथ्स की है। ये तो हमने कंसिडर ही नहीं किया इस इन्वेस्टमेंट को, हमने तो सिंपली पैसों की ही आपस में रिलेशन देख के एंड देन हमने वो सब का सब अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ, अगर आपको टाइम की बात ना करे, सिर्फ आपको यही हो कि इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन चल रहा है, तो देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन। लेकिन यहां अब टाइम भी है, तो ऐसा समझ लें कि ये जो 9,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की है अली ने बिजनेस में, इट इज फॉर द 1 ईयर, और अगर आप मंथ्स में लेके आए तो इट इज फॉर द 12 मंथ, दूसरे की इन्वेस्टमेंट फॉर द 9 मंथ्स, और तीसरे की इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर द 7 मंथ्स है। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि आप समझ लें 9,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 1 माह की, अगला मंथ आया, अब भी उसकी बिजनेस में 9,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगला मंथ आया, अब भी उसकी है, तो आप उसकी समझ लें टोटल वर्थ उसकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की 9,000 इंटू 12 बनती है। और वो जो उसकी 6,000 इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल वर्थ उसकी 9 मंथ्स की ये बन गई। मैंने अब मल्टीप्लाई भी किया, एंड देन जो लास्ट है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें कि मैंने जो इनकी शेयर रेशो रखी हुई है वो मैंने इस तरतीब से, अगर टाइम सबका सेम होता तो फिर टाइम की सबका सेम होता ना, 1 साल तक मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, जिन्होंने 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट आया, इसका मतलब हर शख्स की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1 साल रही है, तो फिर तो टाइम की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर चूंकि टाइम कम ज्यादा हो रहा है, तो मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई बाय दैट हाउ मेनी मंथ्स इसलिए मल्टीप्लाई किया है। आप समझ लें कि जी फर्स्ट मंथ की बात करें अगर, तो उसकी तो 9,000 कंसिडर होगी उस मंथ क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन बिलाल की नहीं होगी। तो देन आपको पता ना कि रिपीटेड एडिशन इज अ मल्टीप्लीकेशन, किसी चीज को बार बार जमा करना मल्टीप्लीकेशन कहलाता है ना, बार बार किसी चीज को रिपीटेडली एडिशन इज अ मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो 12 मंथ में ऐसे चलेगा। उसका जो दूसरा होगा वो होगा भी 6,000, लेकिन ये 6,000 की जो इन्वेस्टमेंट है ये 9 मंथ तक चलेगी, और उसकी इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए मैंने इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका मैं कंपैरिजन अब किया, ठीक है ना। अब इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो जस्ट लाइक ये कैंसिल हो गया 330, और देन 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are, और उसके बाद मैंने 7 into 1 7, 9 into 2 18, एंड देन 12 into 3 36। तो फाइनली जो मेरे पास कंक्लूजन आया है कि जी इनकी जो शेयर रेशो बनती है, जिसमें हमने उनकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी केयर की है, एट द सेम टाइम उनका टाइम जो था, कितनी कितनी देर उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसकी भी केयर की है। इसके बाद मैंने सम ऑफ रेशो कर दिया, 61 रुपयों का समझ ले हमने हिसाब कर लिया। अगर 61 रुपए प्रॉफिट के तौर पर आएंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के मुताबिक अकॉर्डिंगली अली को 36 रुपए उससे मिलने लेंगे, बिलाल को 18 रुपए मिलेंगे,
और यासीन को सिर्फ 7 रुपए उस शेयर में से मिलेंगे, इसलिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम, टाइम भी कम, तो इस हिसाब से 61 रुपए में उसका हिस्सा जो है वो 7 रुपए जो है वो जस्ट बनता है। लेकिन हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3375 है, तो इसके अकॉर्डिंगली वही बात कि जब आप टोटल कर लें तो आप कहें जी 76 आउट ऑफ 61, तो ये बन गया आउट ऑफ 1, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आउट ऑफ दैट नंबर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 3375 में से, तो इस बिजनेस में अमाउंट एंड एज वेल एज टाइम इन्वेस्टमेंट के मुताबिक अली का जो हिस्सा बनता है 3375 रुपए में, वो 1991.80 रुपीस बनता है। और देन यासीन का हिस्सा, चूंकि उसकी अमाउंट कम, उसका टाइम भी कम, तो उसका हिस्सा बनता है 995.90, और यासीन का जो शेयर है वो 387.30 रुपीस बनते हैं। ये समझ लें आपके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की एप्लीकेशन। अब आपको समझ आई कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। देखें, इसके अलावा शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि जी अच्छा है, उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, पैसे भी कम ज्यादा हैं, टाइम भी कम ज्यादा है, प्रॉफिट आ गया, करें तकसीम इनको, अब क्या करेंगे। तो देन देयर इज अ कंपैरिजन, कि उनका जो कंपैरिजन था इन्वेस्टमेंट का, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादा कम नहीं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, और वो रेशियो की मदद से ही हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो बनती थी वो 36, 7 और 7 के हिसाब से। तो देखें, अगर मैं फर्ज करें इनके कंपैरिजंस की बात करूं, तो देन अली और बिलाल का 36-18 की रेशो बनती है, यानी कि ऑलमोस्ट अली को बिलाल के से डबल मिलेगा। तो देख लें, अली को बिलाल से डबल ही मिल रहा है। अगर ये 5 ऑलमोस्ट है ना, अगर 1000 होता तो ये 2000 हो जाना था, तो राउंड अबाउट ये ठीक है, यही हम कह रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने दिया है। तो देन हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, जो पिछली एग्जांपल थी उसमें क्या था, उसमें 3 पार्टनर थे, उनकी शेयर रेशो दी गई थी, लेकिन वो डेसिमल्स में थे। तो मैंने पहले उनको डेसिमल्स में जब इस तरह से ले आया, एंड देन फिर मैंने कहा पहले आउट ऑफ 1 एंड देन फिर आउट ऑफ 1025 डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। दूसरी जो एग्जांपल थी, इसमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये था कि जो उनकी शेयर रेशो थी वो हमें पहले में बनानी थी कि क्या बनती है, जिसमें हमें पैसों की और इंपॉर्टेंटली उनका जो टाइम कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट का था उसको हमने देखते हुए शेयर रेशो बनाई, तो वो 36, 18 और 7 की बनी। देन सम द रेशो 61, तो आप समझ लें कि हमने 61 रुपए प्रॉफिट का हिसाब कैलकुलेट किया, 36, 18 और 7 का। एंड देन जब आप 36/61 किया, तो बेसिकली आपने इसको आउट ऑफ 1 कैलकुलेट किया, एंड व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3375 देन इट विल कन्वर्ट टू 3375 में से उसका प्रॉफिट जो है वो 1991, दूसरे का 1995, और तीसरे का जो प्रॉफिट है वो 387 आ गया। मैं एक प्रॉब्लम दैट एग्जांपल 9 करूंगा और फिर मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये फिर एक टॉपिक कंप्लीट होगा ना मेरा, तो देन फिर आपसे हम क्वेश्चन लेंगे। एग्जांपल 9 है, डिवाइड ₹700 उमंग अली, बाबर एंड शाहिद। वही 3 पार्टनर, 700 रुपया डिवाइड करना उनमें, सच दैट, और कैसे कैसे डिवाइड करना है वो आगे मेंशन, सच दैट रेशो ऑफ अली टू बाबर इज 2:3, यानी कि अगर अली को 2 रुपए मिले तो बाबर को 3, 5 रुपयों का हिसाब समझ लें, यहाँ टोटल कर लिया करें ना, 5 में से 2 और 5 में से 3, अली बाबर की रेशो 2:3 हो गई। एंड रेशो ऑफ बाबर टू शाहिद is 4:5. Babar to Shahid is 4:5. Ali to Babar is 2:3. Babar to Shahid is 4:5. अब एक्चुअली होगा क्या, अगर आप अली टू बाबर की बात करें तो फिर इस हिसाब से टोटल 5 हिस्से करने होंगे, लेकिन नोट करें बाबर दोनों में आ रहा है। अगर आप उधर बाबर की रेशो मेंटेन कर भी लेंगे, इधर आकर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो अली के साथ उसकी रेशो के मुताबिक 3 मिलना चाहिए, लेकिन बाबर के साथ शाहिद के साथ जो बाबर की रेशो उसके मुताबिक 4 मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है, एक साइड पर हम कह रहे हैं 2-3 भी होना चाहिए, वरना तो मेरे लिए आसान था, मैं करता था ठीक है, बाबर का शेयर बनता है 3/5, ऐसा ही है ना, 3/5 जो अभी हम कर रहे हैं, मल्टीपल है 700, लेकिन साथ ही कह रहे हैं अगर मैं इस दूसरी रेशो को देखूं तो हम कहते हैं नहीं जी 4/9 बनता है।
अगर तो ये भी 3/5 हो जाए तो ठीक है, ये 3/5 तो है ही नहीं। तो एक जगह पर हम कह रहे हैं, यानी कि उसी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बाबर का शेयर इस हिसाब से 3/5 इंटू 700 बनता है। नहीं कहते नहीं जी बाबर का शेयर 4/9 इंटू 700 बनता है, तो ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसी रेशो जिसमें एक क्वांटिटी जो है वो दोनों रेशो में इन्वॉल्व हो रही है, लाइक इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बाबर दोनों रेशो में आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो दो रेशोज हैं, एक्चुअली तो 3 पार्टनर है ना, अली, बाबर और शाहिद, 2 रेशोज हैं, तो आपके पास 4 नंबर बन रहे हैं, 2, 3, 4, 5, मैं रेशो की बात कर रहा हूं। तो आपको एक्चुअली इनकी रेशो कुछ ऐसे बनानी है कि 3 पार्टनर हैं तो ये 3 ही नंबर हो, 4 ना हो, और लेकिन वो जो 3 नंबर हो वो इस तरह से हो कि पहले अली बाबर को देखें तो वो 2, 3 आपको नजर आए रेशो में, और जब बाबर शाहद को देखें तो 4, 5 भी नजर आए। ये ठीक है। इसको कैसे अचीव करना है, आप समझ लें कि हम बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मैं हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को उस स्ट्रेंथ से या उतनी ही डिटेल से डिस्कस आपके साथ करूंगा जितना का आप समझ लें कि आपकी बुक में या आपके एग्जाम में या प्रीवियस एग्जाम में कितने वर्थ के क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे ही आई नो कि ये मेरा ख्याल है कि एफएस में अच्छे खासे इसके क्वेश्चन है, और आप उस एक्सरसाइज को उठा के करना स्टार्ट कर दे और कहें जी इसमें तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, और टीचर ने तो बस ही 2 क्वेश्चन हमें कराए और कह दिया जी हो गया। तो बिल्कुल मुझे मालूम है कि ये कितनी वर्थ में आना है, ठीक है ना। और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में तो शायद ना आए, लेकिन बहुत जगह पर इस कंसेप्ट को हम जाके यूज किया करेंगे। तो क्या इसका ट्रिक है कि 3-4 नंबर्स हैं, पार्टनर 3 है, 3 की रेशो बनाऊं। ये देखिए, चले पहले मैंने रेशो बना दी है, 8, 12, 15 बनती है। ये देखते हैं ना कैसे बनाई है मैंने, लेकिन सिर्फ जो कहना चाहता हूं वो एक्सप्लेन हो। अब 8, 12, 15 का मतलब है अली, बाबर और शाहिद की मैंने ये रेशो बना दी है। जरा नोट करें अली बाबर की क्या रेशो बनती है, ये 4 पर डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये रेशो बनती है 2, 3, 4 2s are 8, 4 3s are 12। आपने कहना बिल्कुल ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। अली बाबर की रेशो आपने अगर 8, 12 लिखी हुई है तो टेक्निकली आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे 2, 3 ही लिखा हुआ है, तो ये तो रेशो बिल्कुल मेंटेन हो गई है। ठीक ठीक रेशो मैंने लिखी है, दैट्स द 2:1। अब जरा दूसरी रेशो देखते हैं। दूसरी रेशो ये है कि ये जो रेशो है बाबर और शाहिद की, क्या ये 4, 5 है? तो किससे ये डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4s are 12 एंड 3 5s are 30। तो आप कहेंगे बिल्कुल बाबर शाहिद की रेशो 4, 5 है, तो ये भी है। इसका मतलब हो गया कि फिर दोनों रेशो मेंटेन होगी ना। पहले 2 को देखूं तो वो 2, 3 की भी है, और फिर सेकंड और थर्ड यानी कि बाबर और शाहिद को देखूं तो वो 4, 5 की भी है। दैट्स ट्रू। यही हम चाहते थे कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोनों रेशो मेंटेन होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये रह गया, हमें समझ तो आ गई कि ठीक है जी, ये समझ आ गई है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जी आपने जो 8, 12 और 15 लिया है, दिखा तो आप, समझा तो आपने दिया हमें कि जी बिल्कुल ये रेशो मेंटेन हो रही है, लेकिन ये आपने 8, 12 और 15 फाइंड कैसे किया, ये क्वेश्चन है। तो इसी को मुझे एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करेंगे, अली और बाबर की रेशो आपको दी जा रही है, आप अली और बाबर की रेशो लिखेंगे। एक कॉमन जरूर होगा, और वो अगर 4 हो गए, मैंने बोल दिया ना कि उस साइड पर नहीं हम जाएंगे। 4 अगर हो गए, यानी कि ये 3 रेशो है, अगर 4 पार्टनर हो, 5 हो, तो ये तो फिर कहानी चल पड़ेगी ना। हमें सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्ट रहना है। अली और बाबर की रेशो है 2, 3 की। तीसरा पार्टनर है शाहिद उनका, और बाबर टू शाहिद। याद है मैंने कहा था तरतीब आपने ठीक रखनी है। तरतीब के मुताबिक बाबर पहले है, शाहिद बाद में है, तो लिखते वक्त भी बाबर का जो रेशो शेयर है, मैं इसकी अगर बात करूं तो 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, यानी कि बाबर का 4 है और शाहिद का 5 है। तो बाबर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसके नीचे ही उसका शेयर भी लिख दें 4, या मैं दूसरी रेशो एक्चुअली लिख रहा हूं, और ये 5। एक कॉमन जरूर होगा ना, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर तो आपकी मर्जी है ना। अब अगर कॉमन नहीं है इनमें, तो आप पहली रेशो को लहदा सॉल्व कर दें, अली बाबर, शाहिद और अकील, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं अली बाबर के साथ, तो उस हिसाब से उनको पैसे दे दें, उस हिसाब से उनको दे दें। लेकिन यहां पर कब आएगा, जब एक डेटा, एक पार्टनर, एक शख्स जो है वो कॉमन आ रहेगा। जो कॉमन आ रहा है उसको आप सेंटर में रखेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिस तरह से इंग्लिश का एन बनता है, यानी कि इसको आपने इधर से मल्टीप्लाई कर दें,
4 2s are 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जिगजैग जैसे चल रहा होता है, 3 4s are 12, और इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देन 15। बस यही आपके पास मेथड है, ये आ गया 8 12 और 15। अब आप नोट कर सकते हैं 8 12 जो है वो बेसिकली अली बाबर हैं, वो 2 3 है 8 12 टेक्निकली, और जो 12 और 15 है वो बाबर और शाहद का शेयर बनता है, और 12 15 का टेक्निकली मीनिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 5 है, तो दोनों मेंटेन हो गए। अली बाबर 2 3 भी है और बाबर शाहद जो आपस में 4 5 भी हैं। तो आप क्या करेंगे, आप समझ ले आपने 35 रुपए का हिसाब जो है वो बना लिया है। 35 में से 8 अली को मिलेंगे, 12 बाबर को मिलेंगे, 15 रुपए शाहिद को मिलेंगे, और ऐसा करने से अली बाबर का शेयर भी मेंटेन होगा और बाबर शाहिद का भी शेयर मेंटेन होगा। इसके बाद का काम आसान है, 8/35 ये आउट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 700, तो 700 रुपए में अली का शेयर 160 रुपए बनता है, बाबर का शेयर 240 रुपए बनता है, शाहिद का शेयर 300 रुपए बनता है। आप 160 और 240 को अगर आप देखते हो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 8 2s are 16 और 8 3s are 24। देखें 160 और 240 रुपए जो हैं वो आपस में 2 3 की रेशो में है। और इसी तरह से अगर आप 240 और 300 को देखते हो तो वो 4 5 की रेशो में है, 4 एंड देन 6 5s are 30, तो सॉरी 6 4s are 12। तो इस तरह से ये दोनों शेयर्स हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा अब हम इसमें और नहीं, मे बी आपके एफएससी की बुक में इसके पूरे पूरे चैप्टर्स हों, और एग्जाम में ना या आपके आउटलाइंस में मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चंस नहीं देखा ना, आई कैप ने डिस्कस किया, लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम मैथमेटिक्स का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, जो कि हमारा मेन चैप्टर है, उसमें जाके ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि मैंने इसी जगह पर, क्योंकि है तो ये रेशो, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा आपका जो एग्जाम, आपका जो अगले कोर्सेज हैं बिजनेस के, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो काफी ज्यादा ये चीजें वहां पर आपको जो है रोल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कह दिया गया आई कैप वालों ने मैथ पढ़ ले बासी पास करें और आगे चले जाए, खत्म काम नहीं। ये सारे इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि अगली क्लासेस में टीचर इसमें ना खपते रहें, ये रेशो क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो सिंपली आपको उस वक्त टीचर कहेगा कि जी ये आपको पता है कितने पैसे आएंगे, बात अगले अब हम टैक्स की करते हैं, रिबेट की करते हैं, फलां करते हैं, तो वो इसमें नहीं खपेगा आपके साथ के रेशो कैसे पहले कैलकुलेट करना है। वो कहता है जी इसका 160 आ गया, अब इसका टैक्स लगेगा, बाबर का 240 आ गया, अब इसको टैक्स ये होगा, अब शाहद के साथ है, तो वो इसने ही आपसे आपके साथ डिस्कशन में आएगा कि जी रेशो को ये कैलकुलेशन करने कहते हैं, वो कहेगा आपने मैथ का कोर्स पढ़कर आए एएफसी लेवल पर, आपको वहां पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 9 तक मैंने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है, दैट इज रेशियो, और आपने देख लिया कि किस तरह से ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट जी। अब आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे, एनीवन, सिर्फ आप हैंड रेज करेंगे, मैं उसको अलाउ करूंगा, एंड देन आप फिर मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ओके जी, 886 जावेद, आप अपना माइक ऑन करें और मुझसे क्वेश्चन करें। 886 आई थिंक हंसा जावेद, मैं एक बार चेक कर लूं कि अलाउ है माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये एग्जांपल्स बुक में कहाँ पर हैं? कौन सी बुक, आप आई कैप की बुक कह रहे हैं या मेरे नोट्स कह रहे हैं? आई कैप की नहीं, आई कैप की बुक में नहीं है। मैंने इन स्लाइड्स पे जितनी भी आपको आई कैप में इस तरह की एग्जांपल मिलेगी नहीं। दैट्स व्हाई मैं समझता हूं कि आई कैप की जो बुक है ना, उसमें एक्सरसाइज वाइज वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्या आपने मेरे नोट्स लिए हुए हैं जो मैंने? नो सर। क्यों? नो, आप कॉलेज से आप स्टडी मटेरियल नहीं लेके गए? आप एक आपको आई कैप की बुक मिली होगी ना, और एक आपको कहा गया होगा कि स्टडी मटेरियल आपने लेना है। तो क्या आपके पास मेरे 2 बुकलेट्स नहीं है, मैथ्स की अलहदा, स्टैट्स की अलहदा से फोटोकॉपी? नो, एक ही है, उसी के अंदर स्टैट है और उसी के अंदर मैथ है। नहीं, वो स्टडी टेक्स्ट ही है। आपने वो लिए ही नहीं है, आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ आई कैप का स्टडी मटेरियल लेके गए। आप ऐसा कह लें कि एक आई कैप ने स्टडी मटेरियल दिया, एक मैं टीचर आपका, उसने भी आपके लिए मेरी जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर जो कुछ मटेरियल है, वो जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया, ये उसमें अवेलेबल है।
ठीक है, मैं 1 मिनट जरा अपने मेरे दूसरी साइड पर वो नोट्स पड़े हुए हैं तो मैं लेकर आता हूं, तो मैं आपको उसका पेज नंबर इस एग्जांपल का जो है वो आपको मैं लिखवाता हूँ। 1 मिनट आपको ओके सर। जी, ये मैं अपने नोट्स ले आया हूँ और इन नोट्सों पे बिल्कुल स्टार्ट में ही पेज 1 से ही रेशो फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि जो कुछ मैंने स्लाइडों पर ऊपर मेंशन किया हुआ है बेसिकली वो मैंने अपने नोट्सों से ही मटेरियल लिया हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बाकी भी मेरा यही स्टाइल था कि सारे बच्चे अपने मेरे नोट्स जो थे वो ले लेते थे, तो मैं उनको कहता था कि आप पेज 3 एग्जांपल 9 देखें, तो सारे पेज 3 एग्जांपल 9 पर जाते थे, तो उनको ये एग्जांपल एज इट इज है। तो मेन उनकी कंसंट्रेशन रहती थी मेरी बातें समझने में। क्यों? फार्मूले, स्टेटमेंट, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इट। वो सिर्फ मेरी स्टेटमेंट्स को, मेरी जो डिस्कशन है उनको कंसंट्रेट करते थे। उनको ये फिक्र नहीं होती थी कि हम साथ साथ नोट भी करें, क्योंकि वो तो सारा कुछ उधर है। तो इस वक्त जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें जो एग्जांपल नंबर 7 है वो इज एट पेज 2, वो इज एट पेज 2 है और मैंने वही नंबर लगाए हुए हैं, यानी कि एग्जांपल 7 आपको उधर भी एग्जांपल 7 ही होगी, सिर्फ पेज नंबर मैं आपको बोल रहा हूं। देन एग्जांपल 8 इज ऑन पेज 2 और एग्जांपल नंबर 9 इज ऑन पेज 3। तो ये मेरे जो स्टडी टेक्स्ट नोट हैं उसमें अवेलेबल है। आई थिंक आप मिस कर गए, रब के कॉलेज वालों ने शायद जब आप एडमिशन के लिए आए होंगे तो आपको इंडिकेट किया होगा। अगर आपके पास मिस है, नहीं अवेलेबल, तो कॉलेज आप चक्कर लगाएं, यहाँ फोटोकॉपी मशीन पर आपको 2 बुक्स मिलेंगी। एक आपको मैथ्स के नोट्स, मेरे स्टडी टेक्स्ट नहीं है, वो स्टडी टेक्स्ट आई कैप का बुक है। मैंने एक आपके ना प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस मैंने उसमें रखी हैं, क्योंकि मैथ्स स्टैट्स इट इज जस्ट फॉर बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आई थिंक सो अब आप अगर नोट्स ले जाएंगे यहाँ से तो जितनी भी मेरी स्लाइड का मटेरियल है वो नोट्सों में अवेलेबल। क्या आप चीज समझ गई हैं? हाँ चलो ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू जी। अब हारिस इसहाक आई थिंक जी, अपना माइक ऑन करें, मुझसे क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर प्लीज मेरी प्रॉब्लम फर्स्ट स्लाइड पे है जिसमें हमने अर्थ टू सन डिस्कशन की थी, सन साइज पे। जी क्या था प्रॉब्लम आपका सर वो स्लाइड ओपन कीजिएगा उस पे। अच्छा चलें, प्लीज ओपन इट। मैं करता हूँ। मैं अगर किसी और का इसके रेलेवेंट क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको ले लूँगा। चले जी। आयशा 884 आपका हैंड रेज है। हारिस साहब बेटा अपना माइक जी। आयशा 884 जी, आपका क्वेश्चन। आयशा जी बेटा आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एग्जांपल नंबर 7 में ना आपने रेशियो लगाई 4/3, रेशियो से हो रहा है लेकिन ये नोट्स के ऊपर इज इक्वल टू लिखा हुआ है उन्होंने साथ। वो एक्चुअली इज इक्वल टू नहीं है, वो मेरे ख्याल वो प्रिंटिंग का कुछ या मिस्टेक है। वो एक्चुअली रेशो है, उसको इक्वल साइन अगर है ना तो उसको आप जस्ट कन्वर्ट इनटू रेशो कर ले तो ये क्लियर हो जाएगा। वो रेशो। जी सर। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। नहीं ना वो इट विल बी या रेशो। और जी सर। क्वेश्चन बनना फिर हम फर्स्ट क्लास। नो सर ठीक है, दैट्स ओके। चलें
अब हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड जी, जिसने क्वेश्चन किया था मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। जी बोलिएगा आप। सर प्लीज, इसमें आपने कहा था कि सीक्वेंस जरूरी है रेशो के अंदर। इसमें फर्स्ट स्लाइड में अर्थ टू सन रेशो, इट्स मींस दैट के जो 1 है वो अर्थ को इंडिकेट कर रहा है और जो 33300 है वो सन को इंडिकेट कर रहा है। तो सन ही पड़ा ना, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा ऐसे करके। अगर अर्थ एक हो तो इट्स मींस दैट के सन। देखें अब मेरे अगला प्रॉब्लम देखें, लाइक दिस वन। इसमें जो मेन है 30 है ना, मेन ज्यादा ना, मेन यस सर 30 मेन है, 1 वुमेन है ना, ऐसे ही है ना। तो यस सर ज्यादा कौन है? 30 मैन। 30 ज्यादा है, मेन ज्यादा वुमेन ज्यादा है? मैन। मैन। तो यहां पर सन अर्थ, सन ज्यादा अर्थ ज्यादा है? सन ज्यादा है। how many number of times? 3333. सन 109 times more. जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे ना अर्थ की फॉर्म में, देखे ना, अगर मैं आपको ये कहूं चलें कि आपके पास दुगने पैसे, ऐसा कह लें, किसी के एक पास 1 रुपया तो आपके पास 2 रुपए, तो आपके पास दुगने हैं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा कि उसके पास जितने पैसे हैं अगले साल भी वो इतने ही कमाएगा तो आपके पैसों के बराबर पहुंच जाएगा। तो उसके पैसे 2 दफा मैं कहूंगा ना, तो फिर वो आपके पैसों के बराबर आएगा। तो अब मैं जब इसको, चूंकि ये 109 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि अर्थ 109 अर्थ हो तो वो आपके बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो इसको इस मीनिंग में हम लोग लेते हैं कि जी कितनी अर्थ उसके बराबर है। तो सन इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ, इट्स रेडियस। और मैंने आपको कहा कि आपके पास 2 हैं, आपके भाई के पास 1 रुपया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे भाई के पास 1 रुपया है, वो 2 दफा लेंगे तो वो मेरे बराबर पहुंचेगा। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि 109 अर्थ लेंगे तो वो 1 सन के बराबर जो है वो आ जाएगा। सन इज बिगर देन द अर्थ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जी कोई और क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट का? जैसे आप अपना क्वेश्चन कर लिए ना, मेरे साथ डिस्कशन आपकी खत्म हो तो अपना माइक आप ऑफ कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकें। जी 886 आपका भी हैंड रेज है, क्या ये पिछले क्वेश्चन का है या यू हैव अ न्यू क्वेश्चन? ओके, मेरा ख्याल वो उन्होंने हैंड अपना लोड नहीं किया। जी अली 761 अली जी, अली आपका प्रॉब्लम 761। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये आप ये बता सकते हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड्स की मैथ क्या है पोर्शन है, उसमें चैप्टर वाइज मार्क्स किस तरह आएंगे पेपर में, कितने नंबर का पेपर आएगा किस चैप्टर में से? ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं आप बताएंगे। ये बेटा वो जो आपका एक्चुअली जो मैथ्स का, चूंकि कोर्स आपका एक है, कल मैं आपको मैं ख्याल वो भी पेज भी दिखा दूंगा आपको नोट्सों का। ये स्टैट्स के जो इनिशियल पेज है ना, स्टैट्स का जो पोर्शन है उसके 3rd पेज पे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है कि किस पोर्शन से कितना वेटेज का प्रॉब्लम आएगा। तो मैथ्स की बुक में नहीं, चूंकि कोर्स तो एक ही है, वो फिर बहुत ज्यादा हैवी हो जानी थी, तो मैंने इसलिए उसके 2 अलग-अलग पोर्शन कर दिए हैं। तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसका आई थिंक 3rd और 4th पेज आपको मिलेगा। उसमें मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं जो आई कैप ने एक्चुअली भेजे हैं, और हर टॉपिक के आगे उसने परसेंटेज या वेटेज जिसे कह दे वो मेंशन है। और उसी पेज के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि 50 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क्स वाले कितने होंगे और 3 मार्क्स वाले कितने होंगे। तो वो वहां पर है, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं कल आपको इंडिकेट कर बता दूंगा। और कोई तो सर ये आप नोट्स से पढ़ा रहे हैं हमें, तो सर ये जो बुक के चैप्टर्स हैं वो भी इसमें ही क्लियर होते जाएंगे? जी बिल्कुल। मैंने आपको बोल दिया कि मैंने क्या किया, मैंने आई कैप की बुक पढ़ी, मैंने उसकी आउटलाइन देखी कि क्या क्या आउटलाइन है। फिर जब मैंने उसकी बुक देखी तो मुझे समझ आई कि उसने बड़ी ही, बल्कि बुक तो उसने ऐसे ही 2 साल पहले
या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आई थिंक उसने दी, पहले तो थे ही नहीं। जब बुक आ गई, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा क्लेम था जी हमें पता ही नहीं है कि क्या कहाँ से पढ़ना है, तो मैं चूंकि तकरीबन मुझे अब 12-13 साल हो गए हैं इसी कोर्स के साथ, तो मैंने डे 1 से ही अपने ये नोट्स बना लिए। तो कम से कम जो मेरे पास बच्चे थे उनको ये कंफ्यूजन नहीं थी जी कहाँ से पढ़ना है। आप वो मुझसे पूछते थे जी आई कैब में तो कोई बुक नहीं लिखी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इधर से ही आप क्लियर करेंगे या ये सफिशिएंट है। तो मैं कहता था मैंने टॉपिक पढ़े हैं और मुझे ऑलमोस्ट 27 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, तो अगर हम ये भी ना समझें कि इस टॉपिक में इस लेवल तक क्या है तो फिर टीचर का क्या फायदा ना। तो दैट्स ऑल। मैंने समझा कि वो एक्सरसाइजेस बहुत कम है आई कैप में। आप ऐसा करें ना, आप मेरी बुक या जो मैंने आपको दी हुई है मटेरियल पढ़ने के लिए, अब उसकी एक्सरसाइजेस करें। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आई कैप ने एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल सी बनती हैं। तो ठीक, मैं आपको यही अब कह रहा हूं कि आप मेन कंसंट्रेट करेंगे ये जो मेरा मटेरियल है उसके ऊपर, और जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा तो मेरे पास एक एमसीक्यूज बुक है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर 1100 या 1200 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पूरे के। वो अगर आप कर लेंगे तो मोर देन एनफ आपका जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। आजकल जो जिन बच्चों ने एग्जाम अभी स्टार्ट होने लगे हैं उनके मेरा ख्याल नेक्स्ट मंथ से, तो आजकल हम वही मतलब उस सेक्शन के साथ मैं वही कर रहा हूँ, उनके साथ हम 1100-1200 एमसीक्यूज की बुक है मेरे पास, तो मैंने दी हुई है। मैं अभी वो बुक आपको इसलिए नहीं दे रहा कि एमसीक्यूज एक दफा रीड कर लेना तो फिर फायदा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तैयारी करें फिर आप मेरे साथ उस बुक को शेयर करें। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा मटेरियल आप ले जाएं, क्योंकि स्लाइडों पर आपको वही मिलेगा जो कुछ मेरी बुक में है, एंड देन एट द एंड जी सर वो है मेरे पास जी बस ठीक, दैट्स ओके। आपको मिला ये आर्टिकल जो मैं आजकल टीच कर रहा हूँ? पेज 3 पे देख लीजिएगा ये आर्टिकल। मैं ना नेक्स्ट टाइम आपको जी सर है जी पेज नंबर भी बोल दिया करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये किस पेज पर है। ठीक है जी, ओके सर, ओके। अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा आप जी। एनीवन अदर क्वेश्चन? किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो मेरे नोट्सों के मतलब, या अपनी थोड़ा सा अच्छा किया ना, इन्होंने पूछ लिया कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की क्या क्या सिग्निफिकेंस रह गई है। अगर आप कह रहे हैं कि ये नोट्स हैं तो मैंने उनको बोल दिया कि एवरीथिंग मैंने इस पर कवर की, कोई चीज मिसिंग नहीं है। मतलब उसने अगर एलिमेंट्री वो डिस्कस की है तो मैं समझता हूं कि ये इट शुड बी समवन एल्स, तो वो भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन एक लिमिट से नहीं बढ़ा मैं, वरना तो फिर एक एक टॉपिक पे रह गए तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि ये भी पढ़ा दिया ये भी पढ़ा दिया और ये वो। तो सिर्फ लिमिट में रहते हुए मैंने अपने टॉपिक के क्वेश्चन एक्सरसाइज मेरी बुक में भी अगर आप देखेंगे एट द एंड, जैसे यही चैप्टर जो चल रहा है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूं कि ये जो चैप्टर हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर आप इस पेज 34 पे देखें, जिनके पास बुक्स अवेलेबल है, जिनके पास मेरी बुक्स अवेलेबल हैं, तो 34 पेज पर मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो ये आपकी एक्सरसाइज है और इसमें नोट करें तो ये 49 क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि ये 40 पेज तक जा रही है, तो 49 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के मैंने रखे हैं। तो आपको एक्चुअली इधर मटेरियल भी कॉम्प्रिहेंसिव और रेलेवेंट टू द कोर्स। मैं शायद आपको किसी जगह ये ना कहूं कि जी ये आपके रेलेवेंट नहीं, बस जो जो रेलेवेंट है वो मैंने इस नोट्सों में जो है वो मेंशन किया है। तो जिन बच्चों के पास अभी भी ये नोट्स नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्लाइड तो जाहिर है कि मैं करके चला जाता हूँ, तो वो बाकी कहाँ से देखेंगे, तो वो तो उस नोट्सों में सारा कुछ है। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी जी। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? फाइन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर आप नोट करें, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप ये नोट करें ना, ये जो एग्जांपल 11 है मेरी, 11 का मतलब कुछ नोट्सों की एग्जांपल है। इफ अली कैन टाइप एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, अगर वो 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप कर लेता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू टाइप 987 वर्ड? कहता फिर उसको 987 वर्ड टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है। रेशियो से सॉल्व करेंगे। क्यों रेशियो से सॉल्व करेंगे? बस पढ़ा दी ना रेशियो, पढ़ाई तो बड़ी सिंपल सी है, और यूज उसके देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं होना अभी इस डिस्कशन में। तो ये कि आपने इवन अगर आप नोट करें ना, तो ये क्लास 5 में प्रॉब्लम इस तरह के आपने किए हुए हैं कि अगर जी इतने शख्स हैं, इतने दिन का खाना है, अगर 5 शख्स और आ गए हैं तो अब बताएं खाना कितने दिनों तक उनके लिए सफिशिएंट होगा। तो उसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन
रेशो उस वक्त शायद आइडिया नहीं होता हमें, या इतना नहीं होता उस एज में, बस हमें पता होता है जी ऐसे करके लिखें, ऐसे करके लिखें और सवाल हल हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि क्या है रेशो से एक्चुअली क्यों होना है ना, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। रेशो से एक्चुअली इसने ऐसे होना है कि हमें टाइम दिया गया है, काम दिया गया। जरा सिंपल सी बात सोचें, अगर हमें टाइम डबल दे दिया जाए तो हम काम भी डबल ही करेंगे, दैट्स ऑल। रेशो से ही पता चलेगा ना कि कितना हमें ज्यादा काम करना है। पता चला जो पहले काम करते थे उस काम का हमें 4 टाइम्स ज्यादा काम करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जितना टाइम पहले लगा था उसको भी 4 टाइम्स कर दें। तो आपने बता दिया हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट्स ऑल। पहले कितना काम करता था, 35 वर्ड्स। हमें सिर्फ ये नोट करना है कि जो 987 वर्ड्स हैं, हाउ मच मोर टाइम्स कह लें देन 35 वर्ड्स। अगर हमें ये पता चल जाए तो वो 1 मिनट में काम करता था तो हम उतना ही टाइम उसका और बढ़ा देंगे। अगर वो 28 टाइम्स मोर है काम, तो हम टाइम को भी 28 टाइम्स मोर करके कह देंगे 28 मिनट में वो अपना काम जो है वो कर पाए। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये रेशो के साथ ही इनका कंसर्न है, तो यही हम देखेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करें, और मेरा ख्याल है करना चाहिए, वो ये होगी कि आप जो टॉपिक हमने पढ़ना हो ना तो आप देख लिया करें नोट्सों में कि जी यहां तक टीचर ने डिस्कस कर लिया। जैसे मैंने पेज 3 में ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द पेज एग्जांपल 9 जहां खत्म हुई है मैंने कर लिया। ओके, आप क्या करें, फर्ज करें आज आप पढ़ने बैठे हैं तो आप पेज 3 एग्जांपल 9 तक आप पहुंच गए, जस्ट 5 to 10 मिनट्स की रीड दिया करें अगले क्वेश्चन को। ये तो नहीं होगा ना कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज होगी, वो जरूर पिछले टॉपिक से लिंक होगी। तो आपकी ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी अगले लेक्चर में स्टार्ट करने से भी पहले कि जी टीचर ने आज ऐसी ऐसी बातें करनी है या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करनी है, हमने रात को बैठे पढ़ रहे थे तो ये तो मुझे वैसे ही समझ आ गया ये क्या चीज हो रही है, हाँ ये बस रह गया। तो जिसे कहते हैं ना नक्श हो जाएगा, वो नक्श हो जाएगा। और ये वो जरूर करें जो अफ्रेड है मैथमेटिक्स से, स्टक है, खौफ ज्यादा है, तो खौफ दूर करें ना। जैसे मैं फर्ज करो आपको ये कहूं, आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं और यकदम कोई आगे आपके एक कोई एनिमल आ जाए यकदम, और आप खौफ ज्यादा हो जाते हैं, स्केर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर कर दूं कि जी आप जब दरवाजे से बाहर जाएंगे तो वहां एक बहुत बड़ी सी चीज होगी, एनिमल होगा, उसकी एक लंबी सी नाक होगी, लंबे लंबे दांत होंगे, तो आल्दो आप नहीं अभी देखा लेकिन आप केयरफुल है कि यार ये हाथी बाहर आना है नजर हमें, क्योंकि टीचर ने कुछ इस तरह की बातें की है, हाथी आना है बाहर, दरवाजा खोलेंगे बाहर हाथी आएगा। ठीक है, खौफजदा तो है, किसी के साथ डील टैकल तो करना है, लेकिन उतना खौफ नहीं होगा जितना आपको पता ही नहीं चला था। ठीक है ना, तो जब आप मेरी मैथ्स की क्लास में बैठा करें, आज पता नहीं क्या पढ़ना है, रंग उड़े हुए हैं, पसीने आ रहे हैं, पता नहीं टीचर ने क्या समझा देना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़कर आएंगे ना तो आपको पता होगा जी आज क्या होना है, और हमें पता है आप आज अपने रेशो वाली बातें करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आज पेज रीडिंग असाइनमेंट कह दें तो आप थोड़े से ना फेमिलियर हो जाएंगे। तो पेज 3 में मिडल ऑफ द पेज प्रपोर्शन का मैंने एक जिक्र किया है, तो आप समझ लें कि ये मैंने पेज 6 तक जाना है, अगले मैंने जो आपसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर पेज 6 पर ना परसेंटेज का वर्ड आता है, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बस परसेंटेज से ऊपर मैंने अगला जो लेक्चर होगा यहीं तक मैंने आपसे डिस्कस करना है, तो बिफोर टाइम थोड़ा आप करके आए। ठीक है जी, अब जरा स्विच करके हम अपने स्टैटिस्टिक्स की क्लास में जो है वो जाते हैं। ओके जी।